अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। इसी वजह कर इनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। बेसिकली हर कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए वो आपस में बॉन्डेड होते हैं और ये बॉन्डिंग के बाद एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। NaCl की एग्जांपल हमने ली है, जिसमें Na का पार्ट जो है वो बेसिकली मेटल है, यानी सोडियम मेटल, और जो अदर पार्ट है यानी क्लोरीन, ये नॉन मेटल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड यानी NaCl बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हर एटम जो है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हर एटम अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, यानी जिस भी एटम के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम कहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जिन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है हम उसे स्टेबल कहते हैं। स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हम सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये बेसिकली 3 शेल पे कंसिस्ट होता है। तो लास्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना काफ़ी मुश्किल है, बजाय इसके कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका एक शेल रिड्यूस हो जाएगा और इसका लास्ट शेल जो होगा वो सेकंड शेल ही रहेगा और वो कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के पास भी टोटल 3 शेल्स होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए, बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। अब चूँकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी वजह कर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सेकेंड ये कहा जा रहा है मेटल्स के बारे में कि ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। बेसिक ऑक्साइड की हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। बेसिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO या Na2O, ये दोनों बेसिक ऑक्साइड्स हैं। बेसिक ऑक्साइड हम इस सेंस में कह रहे हैं कि जब हम इसे फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बेस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तमाम मेटल्स लस्टर यानी शाइन प्रोड्यूस करते हैं और ये मैलिएबल होते हैं, यानी ये शीट्स पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसके साथ ही ये डक्टाइल होते हैं, यानी ये वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं और इसकी एग्जांपल है कॉपर वायर या सिल्वर वायर। और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 1A के मेंबर्स 2A एंड ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये तमाम के तमाम मेटल्स हैं, जबकि ग्रुप 3A, 4A एंड 5A के कुछ मेंबर्स जो हैं वो मेटल्स हैं। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसके साथ ही ये एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, यानी अगर हम इनको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये रिज़ल्ट में हमें एसिड देंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो P ब्लॉक के ज़्यादातर एलिमेंट्स यानी ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A, इनमें से ज़्यादातर हमें नॉन मेटल्स नज़र आएंगे। अब हम आते हैं मेटलॉइड्स की तरफ। मेटलॉइड्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये डॉल कैरेक्टर रखते हैं और इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। इसकी एग्जांपल में बोरॉन फ्रॉम ग्रुप 3A, इसके अलावा सिलिकॉन एंड जर्मीनियम 4A से, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ग्रुप 5A से, जबकि टेलरियम एंड पोलोनियम ग्रुप 6A से एंड एस्टेटीन ग्रुप 7A से। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स मेटलॉइड हैं और इन तमाम एलिमेंट्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं। So that's all about metals, non-metals and metalloids.